जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। पृथ्वी की नाइफ परत में निम्नलिखित में से किस धातु की बहुतायत है? आंसर करेंगे द नाइफ लेयर ऑफ द अर्थ हैज एबंडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। पृथ्वी की नाइफ परत में किस धातु की बहुतायत है, यानी कौन सा धातु पृथ्वी की नाइफ परत पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो एकदम आसान सवाल है। नाइफ का मतलब ही आप जानते हैं निकेल और आयरन से मिलकर बनता है। नाइफ NI से निकेल, FE से आयरन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, A एंड C बोथ, क्योंकि आप जानते हैं निफे जो है निकेल और आयरन से मिलकर बनता है। NI से हो गया निकेल और FE से हो गया आयरन। ठीक है, तो निकेल और आयरन से मिलकर बनता है निफे। तो याद रखना है निकेल और आयरन। ठीक है, निकेल और आयरन से मिलकर बना है निफे परत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है, याद रखना है क्रस्ट जो होता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत अगर आपसे पूछे तो याद रखना है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो याद रखना है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। अगर आपसे पूछा जाए क्रस्ट के कितने भाग हैं तो आपको याद रखना है क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है। क्रस्ट को दो भाग में बांटा गया है, ऊपरी परत और निचली परत में। समझ में आ रहा है? तो क्रस्ट क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट यानी भूपरपटी। अब क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी परत और निम्न परत। आपको याद रखना है क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी परत और निम्न परत। ऊपरी परत जो है ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ऊपरी परत जो है ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ये क्या है? ग्रेनाइट चट्टान से बना है। ग्रेनाइट चट्टान से बना है। याद रखना ऊपरी परत ग्रेनाइट चट्टान से बना है और निम्न परत जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। निचली परत जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और यहां से क्या याद रखना है? जो ऊपरी परत है उसे सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है ऊपरी परत को। ठीक है, और निचली परत को क्या कहा जाता है? निचली परत को सीमा कहा जाता है। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है। तो याद रखना है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या भूप्रपट्टी कहा जाता है। क्रस्ट का दो भाग होता है, ऊपरी परत और निम्न परत। ऊपरी परत जो होते हैं वो ग्रेनाइट चट्टान से बने होते हैं और निचली परत बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है, निचली परत को सीमा कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है, निचली परत को सीमा कहा जाता है। अब यहां से आपको देखना है सियाल क्या होता है। सियाल क्या होता है? तो आपसे पूछेगा कि सियाल किससे मिलकर बना होता है। सियाल किससे मिलकर बना होता है? तो आप देख रहे हैं सियाल कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके। तो सियाल किससे बना होता है? तो आप जानते हैं SI से क्या होता है और एल्यूमिनियम से, AL से क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो सियाल जो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। तो आपको याद रखना है, पूछेगा सियाल किससे बना होता है? सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछेगा सियाल में कौन सा धातु पाया जाता है या सियाल किससे बना है? तो याद रखना है कि सियाल सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको भूपरपट्टी कहते हैं और भूपरपट्टी के ऊपरी परत को, ठीक है, यानी क्रस्ट के ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। अगर आपसे पूछे सीमा, सीमा किससे मिलकर बना होता है? तो सिलिकन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है सीमा। ठीक है, SI से क्या हो गया? सिलिकन और MA से क्या हो गया? मैग्नीशियम, है ना। तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है सीमा। तो अगर आपसे पूछे सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर क्या बनता है? सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है सीमा। SI से सिलिका, M से मैग्नीशियम।
ठीक है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है सीमा, याद रखिएगा। इसके अलावा क्रस्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है मेंटल, मेंटल, ठीक है। अब मेंटल क्या होता है, आपको पता है मेंटल कहाँ पे होता है, तो याद रखना है कि निचले क्रस्ट, याद रखना है कि क्रस्ट होता कहाँ है सबसे पहले, ठीक है। क्रस्ट जो होता है ये होता कहाँ पे है, तो क्रस्ट तो सबसे ऊपर में होगा, ठीक है, और सबसे नीचे में होता है कोर, और क्रस्ट और कोर के बीच में होता है मेंटल। तो याद रखना है क्रस्ट और कोर के बीच में होता है मेंटल, क्रस्ट और कोर के बीच में, ठीक है, क्रस्ट और कोर के बीच में स्थित होता है मेंटल, ठीक है। तो याद रखना है क्रस्ट और कोर के बीच में स्थित होता है मेंटल, ठीक है। तो पूछेगा मेंटल कहाँ स्थित होता है, तो क्रस्ट और कोर के बीच में मेंटल स्थित होता है। तो क्रस्ट क्या हो गया, यहाँ पे याद रखना है ये हो गया क्रस्ट, तो क्रस्ट हो गया सबसे ऊपरी परत, ये हो गया आपका मेंटल, ठीक है, बीच वाला परत, और सबसे लास्ट में हो गया कोर, क्या हो गया, कोर, ठीक है, ये हो गया आपका कोर। तो अगर आपसे पूछे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, क्रस्ट, बाहरी परत क्रस्ट, अगर आपसे पूछे पृथ्वी का सबसे भीतरी परत, ठीक है, तो कौन सा हो गया, कोर, या निचली परत कौन सा हो गया, पृथ्वी की सबसे निचली परत हो गया कोर। तो याद रखना है पृथ्वी की सबसे निचली परत कोर, और क्रस्ट और कोर के बीच में कौन सा परत पाया जाता है, मेंटल, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और निफे कहाँ होता है, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि निफे जो है कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कोर में, ये जो कोर है ना, यहाँ पे निफे होता है, ठीक है। और निफे बनता किससे है, तो निकेल और लोहा से बनता है निफे, याद रखना है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो होती है उसे कोर या क्रोड कहा जाता है, पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्रोड या कोर कहा जाता है, यहीं पे निफे होता है, निकेल और आयरन से बना होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर समझ में आ गया कि पृथ्वी की नाइफ परत किससे बना होता है, तो पृथ्वी की नाइफ परत निकेल और आयरन से मिलकर बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और पूछेगा निफे परत कहाँ होता है, तो याद रखना है ये कोर में होता है, कहाँ पे होता है, कोर में या फिर क्रोड में, ठीक है, कोर या क्रोड का भाग होता है, कोर या क्रोड का भाग होता है, समझ में आया। और अगर आपसे पूछे कि सीमा और सियाल, ठीक है, ये किसका भाग होता है, तो याद रखना है भूपरपट्टी का दो भाग होता है, ऊपरी परत में सियाल होता है और निचली परत को सीमा कहा जाता है, ठीक है, भूपरपट्टी का। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भूपरपट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप जानते हैं भूपरपट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है 46.60%। तो आपको याद रखना है भूपरपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे सिलिका पाया जाता है, मतलब सिलिकॉन पाया जाता है दूसरे नंबर पे 27%, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा भूपरपट्टी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन, भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, तो एल्यूमिनियम, समझ में आया। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दें। अगला सवाल, कोंकण तट उत्तर में किससे घिरा है, आंसर करेंगे कोंकण तट उत्तर में किससे घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मयूरा नदी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी गंगावली नदी, ऑप्शन नंबर डी अरेबियन सागर, ठीक है। तो कोंकण तट किससे घिरा हुआ है, तो सबसे पहले कोंकण तट कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो याद रखना है कोंकण तट जो है दमन व महाराष्ट्र, याद रखना है कोंकण तट दमन व महाराष्ट्र से गोवा के बीच तक फैला है, गोवा तक फैला है, ठीक है, दमन व महाराष्ट्र से गोवा तक फैला है, गोवा के बीच। तो याद रखना है कोंकण तट दमन व महाराष्ट्र से गोवा के बीच फैला हुआ है, ठीक है। कोंकण तट का या कोंकण मैदान जो है कहां से कहां तक फैला है, तो कोंकण तट दमन व महाराष्ट्र से गोवा के बीच तक फैला है, याद रखिएगा। और कोंकण तट उत्तर में जो है मयूरा नदी से घिरा हुआ है, कोंकण तट उत्तर में मयूरा नदी से घिरी हुई है, याद रखिएगा। और कोंकण के तटीय मैदान पर साल बागवान के वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब साल और बागवान का पेड़ पौधा जो है बहुत पाया जाता है कोंकण तट के मैदानों पर, ठीक है। तो याद रखिएगा कोंकण तट उत्तर में मयूरा नदी से घिरा है, कोंकण तट दमन और महाराष्ट्र से गोवा के बीच तक फैला हुआ है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप आंसर क्या करेंगे, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो याद रखना है मालाबार तट मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच में है, मालाबार तट मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच में, इंपॉर्टेंट है तो उसको आप याद रखिएगा, मालाबार तट कन्याकुमारी, ठीक है, मालाबार तट मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच है, याद रखना है मालाबार तट मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच फैला हुआ है।
अगर आपसे पूछे कन्नड़ का मैदान या कन्नड़ तट कहाँ पे है, कन्नड़ तट कहाँ तक फैला हुआ है, तो कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु के बीच फैला हुआ है। कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु के बीच फैला हुआ है। कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु के बीच फैला है। ठीक है, तो याद रखना है कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु के बीच फैला है। ठीक है, कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु के बीच फैला है। मालाबार तट मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच फैला है, याद रखेंगे। कोंकण का मैदान या कोंकण तट दमन और महाराष्ट्र से गोवा के बीच फैला हुआ है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक फैला है, उत्तरी सरकार तट, तो आंसर करेंगे उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक फैला है। उत्तरी सरकार तट उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के बीच में है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है उत्तरी सरकार तट, जो कि महानदी से कृष्णा नदी के बीच है। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच, याद रखना है उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच, उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के बीच फैला है, याद रखिएगा। ठीक है, कोरोमंडल भी पूछा जाता है, कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट अगर आपको पता है तो बताएंगे कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक फैला है। कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में। ठीक है, कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में फैला है, इसका मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में फैला है, तो कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में। तो याद रखना है कोरोमंडल तट कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में है, इसका मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, द कोंकण तट इज बाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स नॉर्थ, तो कोंकण तट उत्तर में मयूरा नदी से घिरी हुई है, याद रखेंगे। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपस में सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच्ड, तो आंसर करेंगे इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सतारिया। सतारिया क्या है आपको पता है, सतारिया जो है शास्त्रीय नृत्य है, और सतारिया आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। सतारिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आसाम का शास्त्रीय नृत्य, तो पहला ऑप्शन ही गलत मिल गया। तो याद रखना है सतारिया जो है आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल सही। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, तो कथक उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं कि सतारिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है सतारिया आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कथकली, तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली, तो कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना है मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सतारिया जो है आसाम का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में पड़ोसी देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो आंसर करेंगे कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, आपको आंसर देना चाहिए, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। आंसर करेंगे किस देश में पड़ोसी देशों की संख्या सबसे अधिक है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक देशों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश, तो आप जानते हैं चीन होगा आंसर। तो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, चीन। याद रखना है सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, चीन जो है सबसे अधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चीन। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चीन जो है कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तब आप आंसर क्या करेंगे, चीन जो है सर्वाधिक 14 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। समझ में आया, तो पूछेगा कि सबसे अधिक देश के साथ बॉर्डर शेयर कौन करता है, तो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है चीन। ठीक है, चीन जो है सबसे अधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो कितना देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 14। ठीक है, लेकिन चीन मानता है कि 23 देश के साथ, लेकिन चीन का जो विवाद है, सीमा विवाद, वो 23 देशों के साथ चलता है, लेकिन एक्चुअल में 14 देशों के साथ चीन का जो है बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, अगर पूछेगा कि सर्वाधिक देशों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला देश चीन, कितने देशों के साथ, 14 देशों के साथ चीन बॉर्डर शेयर करता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पड़ोसी देशों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है,
चीन में, मतलब चीन जो है सबसे अधिक पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और भारत के बारे में अगर आपका बात किया जाए तो भारत के बारे में आप जानते हैं, आपसे पूछेगा भारत का स्थलीय लंबाई कितना है, बताएंगे भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप जानते हैं 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत के तटीय भाग की लंबाई, आंसर करेंगे भारत के तटीय भाग की लंबाई, भारत के तटीय भाग की लंबाई। ठीक है, तटीय भाग की लंबाई, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई पूछेगा तो भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि के साथ, मुख्य भूमि के साथ, ठीक है, मुख्य भूमि के साथ, तो आपको आंसर करना है मुख्य भूमि के साथ। ठीक है, मुख्य भूमि के साथ तटीय भाग की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि के साथ तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मुख्य भूमि के साथ तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो भारत में मुख्य भूमि के साथ तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आया, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और भारत और चीन के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, तो आप जानते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे रेडक्लिफ रेखा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ लाइन है। ड्यूरेंट रेखा पूछेगा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा है, याद रखेंगे। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सबसे अधिक देशों के साथ बॉर्डर बनाने वाला देश है चीन। तो किस देश में पड़ोसी देशों की संख्या सबसे अधिक है, चीन, याद रखेंगे। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को एक बार शेयर कर दें आप लोग। अगला सवाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों द्वारा चिन्हित हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मार्क्ड बाय। आपको बताना है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों डैश द्वारा चिन्हित हैं। ऑप्शन नंबर ए कोई शुष्क मौसम नहीं, ऑप्शन नंबर बी पुअर सॉइल्स, ऑप्शन नंबर बी वर्षा का उच्च स्तर। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आंसर करें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को किस प्रकार पहचाना जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को किस प्रकार पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नो ड्राई सीजन। ऑप्शन नंबर बी पुअर सॉइल, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में मिट्टी जो होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, बहुत बारिश होता है, वर्षा का हाई लेवल होता है ना। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों द्वारा चिन्हित है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, कोई शुष्क मौसम नहीं होता है, पुअर सॉइल होता है वहाँ पे, और हाई लेवल ऑफ प्रिसिपिटेशन होता है, वर्षा का उच्च स्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही आंसर होगा। तो याद रखना है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले स्थानों में मिट्टी जो होता है वो कमजोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश होता है, वर्षा का उच्च स्तर होता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना, आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना। तो बताएं दीन ए इलाही का सदस्य कौन बना था, तो एकदम आसान सवाल है, आंसर करेंगे दीन ए इलाही का सदस्य कौन बना। आप जानते हैं दीन ए इलाही का सदस्य एक ही व्यक्ति बना था, दीन ए इलाही को फॉलो करने वाले एक ही व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, राजा बिरबल, है ना। तो याद रखना है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, बिरबल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो दीन ए इलाही का सदस्य कौन बना था, पूछेगा बिरबल के बारे में ही, तो इसलिए आपको एक ही याद रखना है, बिरबल बस। ठीक है, तो याद रखना है दीन ए इलाही का सदस्य कौन बने थे, राजा बिरबल। अब यहाँ से क्या याद रखना है, याद रखना है कि दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति, करने वाला एकमात्र हिंदू, पहला या अंतिम जो भी बोले, तो एकमात्र हिंदू कौन थे। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे, राजा बिरबल। समझ में आया, पूछेगा दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था, बिरबल। अंतिम हिंदू कौन था, बिरबल। एकमात्र हिंदू कौन, बिरबल। ठीक है, तो दीन ए इलाही का सदस्य बनने वाले एकमात्र हिंदू थे राजा बिरबल, याद रखेंगे। ठीक है, और दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया था, तो आप जानते हैं दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की थी, तो आपसे पूछेगा दीन ए इलाही का स्थापना अकबर के द्वारा कब किया गया था। तो याद है स्थापना कब किया गया था, 1582 ईस्वी में, याद रखना है
1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, टोडरमल को आप जानते होंगे, टोडरमल जी के बारे में। तो अकबर के समय में टोडरमल जी थे, है ना, और राजस्व व्यवस्था के लिए इनको जाना जाता है, टोडरमल को, याद रखिएगा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा आप जानते हैं, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा को चलाया गया था, तो याद रखना अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा चलाया गया था। और तानसेन से भी बहुत सवाल बनता है, आपसे पूछेगा कि तानसेन जी का बचपन का नाम क्या था, बताएंगे तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। तो याद रखना है तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे। तानसेन जी का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे, याद रखिएगा। और तानसेन को कंठाभरण वाणीविलास की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था, तानसेन को कंठाभरण वाणीविलास की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, और तानसेन का जन्म कहाँ पे हुआ था? तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, बीरबल से पूछ सकता है सवाल क्या कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल का बचपन का नाम क्या था? बीरबल का बचपन का नाम, बीरबल का बचपन का नाम क्या था? बताएंगे महेश दास। ठीक है, याद रखना है, बीरबल का बचपन का नाम पूछ देगा तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास और तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, मतलब असली नाम था रामतनु पांडे। तो बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से आपको याद रखना। और राजा मानसिंह आप जानते हैं, राजा मानसिंह को आपको पता होगा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बताएंगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किनके किनके बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 18 जून। ठीक है, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। ठीक है, तो याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप जी और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुए थे और मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मानसिंह ने किया था। ठीक है, तो इस युद्ध में, तो अगर आपसे पूछे हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखना है मुगल सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह ने। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये आपको याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। अकबर का सेनापति थे राजा मानसिंह। तो राजा मानसिंह कौन थे? अकबर का सेनापति। समझ में आया? तो अकबर का सेनापति कौन था पूछेगा, तो अकबर का सेनापति थे, सेनापति कौन थे? तो अकबर का सेनापति थे राजा मानसिंह। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? दीन ए इलाही का सदस्य कौन बना था? तो राजा बिरबल। याद रखना है, दीन ए इलाही के सदस्य कौन बने थे? राजा बिरबल। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दें ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें और लाभ उठा सकें। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो बस आपको ये मैच करना है, तो आप मैच कीजिए इसमें आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति कहा जाता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि को क्या कहा गया? हरित क्रांति। तो एक का क्या हो गया? एक का हो गया, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि 1 हो गया, पहला वाला का पहला हो गया, है ना। इसके बाद देखिए दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो दूसरा का हो गया 3, है ना। मत्स्य उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति को क्या कहा जाता है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, है ना। तो उसके बाद हो जाएगा दूसरा। और फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ कौन सा होता है? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे जुड़ा होता है? उर्वरक से। तो 1 3 2 4 जिसका होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए है शायद, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो याद रखना है यहाँ से, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन किसको कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन। ठीक है, भूरी क्रांति से संबंधित है उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य उत्पादन। याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है, बताएंगे भारत में हरित क्रांति का जनक।
भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो याद रखना है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। समझ में आया? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार याद रखना है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल कब मिला था? 1970 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल कब मिला? तो 1970 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था। समझ में आया? तो याद रखना है 1970 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। श्वेत क्रांति लिखा हुआ था, श्वेत क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, श्वेत क्रांति का जनक। ये दोनों बहुत पूछता है। श्वेत क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो याद रखना है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे रजत क्रांति, तो रजत क्रांति किससे संबंधित है बताएंगे? रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखना है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति पूछेगा तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। समझ में आया? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति, तो पूछे अगर गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये याद रखना होगा, ये सब सवाल पूछता है एग्जाम में। तो गोल क्रांति याद रखना आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, गुलाबी क्रांति पूछा जाता है। गुलाबी क्रांति पता है आपको? गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा सवाल करना है तो फटाफट देखेंगे। अगला सवाल, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो आंसर करेंगे नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। याद रखना आंसर क्या होगा आपका? इल्तुतमिश। क्योंकि आप जानते हैं इल्तुतमिश से पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? इल्तुतमिश से पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली नहीं थी। ठीक है, कहाँ थी? लाहौर थी। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे अच्छे से कि इल्तुतमिश से पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? इल्तुतमिश के राजा बनने से पहले दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन है जिसने अपनी राजधानी को, ठीक है, दिल्ली स्थापित किया? तो आप आंसर करेंगे इल्तुतमिश। ठीक है, तो याद रखना इल्तुतमिश से पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछ दे तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अब आपसे पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, तो लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश याद रखना है। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया, लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया। ये पूछ सकता है आपको, तो याद रखना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। तो लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित किया या बनाया? तो याद रखना है लाहौर से
दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, लाहौर को हटाकर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? नियमित मुद्रा जारी करने वाले। ठीक है, नियमित मुद्रा जारी करने वाले और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, याद रखिएगा। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत पे पहला वंश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, याद रखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, याद रखेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कौन कौन सा काम किया गया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो पूछेगा कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी चौगान खेलते समय? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था, याद रखेंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट करें, फटाफट क्लास को शेयर करें और सारे सवालों के आंसर करें। अगला सवाल, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह धातु के बारे में आपको बताना है। द सॉफ्ट सिल्वरी मेटेलिक एलिमेंट विच आयोनाइजेज इजिली व्हेन हीटेड और एक्सपोज्ड टू लाइट एंड इज प्रेजेंट इन एटॉमिक क्लॉक्स इज। तो सही आंसर क्या होगा? सीजियम। आंसर क्या होगा आपका? सीजियम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, सीजियम। याद रखना है सीजियम जो है गर्म करने पर या प्रकाश में खुला छोड़ देने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सीजियम। ठीक है, और एटॉमिक क्लॉक में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, एटॉमिक क्लॉक में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? तो एटॉमिक क्लॉक में सीजियम का उपयोग होता है। याद रखना है सीजियम का उपयोग एटॉमिक क्लॉक में होता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? Which one of the following cases propounded the concept of basic structure of the Indian Constitution? तो आंसर करेंगे निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? याद रखना है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा कहाँ प्रतिपादित किया गया है? तो कहीं प्रतिपादित नहीं किया गया। तो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा इनमें से कहीं प्रतिपादित नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही आंसर होगा। जैव विविधता को किस रूप से जाना जाता है? जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज, बताएंगे, आंसर करेंगे जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी। तो जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, है ना। याद रखना है जैव विविधता को किस प्रकार जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में जैव विविधता को जाना जाता है। तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र विविधता को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद है ना। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते? तो आंसर करेंगे इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो जॉलेस होता है, मतलब जबड़ा नहीं होता है? कौन सा ऐसा जानवर है जिसका जबड़ा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए स्फिना, ऑप्शन नंबर बी ट्राइगोन, ऑप्शन नंबर सी मिक्सिन, ऑप्शन नंबर डी सार्क। तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके जबड़े नहीं होते हैं?
ठीक है, किस जानवर का जबड़ा नहीं होता है? तो याद रखना है मिक्सीन, मिक्सीन का जबड़ा नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? कौन सा जॉलेस होता है, जबड़ा जबड़ा रहित होता है, जबड़ा नहीं होता है? तो याद रखना है मिक्सीन जानवर में जबड़ा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, किसमें जबड़ा नहीं होता है? तो मिक्सीन में जबड़ा नहीं होता है, याद रखिएगा। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहां पर सबसे अधिक गंभीर है? कंपटीशन फॉर फूड, लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सेवरे इन। आपको बताना है भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहां पर सबसे ज्यादा गंभीर है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाले दूरवर्ती संबंधित प्रजातियां। ऑप्शन नंबर बी, एक ही क्षेत्र में या निके पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां। ऑप्शन नंबर डी, एक ही स्थान पर पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधित प्रजातियां। तो आंसर करेंगे, ठीक है, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहां पर सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो याद रखना है भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक जो है कहां होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एक ही क्षेत्र में या निके पैदा होने वाले निकट संबंधित प्रजातियां में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आंसर करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। ऑप्शन नंबर ए, पशु अधिकार संरक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर बी, शांति आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर डी, ए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मानवाधिकार संगठन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है आपको बताना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो आप जानते हैं एक मानवाधिकार संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन है। तो याद रखना है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानवाधिकार संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? आंसर करेंगे उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एल्केलाइन मेटल। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिशन मेटल। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। उत्प्रेरक कन्वर्टर किससे बनाया जाता है? तो आप आंसर करेंगे उत्प्रेरक कन्वर्टर किससे बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है उत्प्रेरक कन्वर्टर ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बनाया जाता है। संक्रांत धातु से उत्प्रेरक कन्वर्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः ट्रांजिशन मेटल से बनाए जाते हैं। ठीक है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? आंसर करेंगे दृश्य आयात और दृश्य निर्यात के मूल्य में अंतर को क्या कहा जाता है? द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड विजिबल इंपोर्ट्स इज कॉल्ड। आंसर करेंगे द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड विजिबल इंपोर्ट्स इज कॉल्ड। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है व्यापार शेष। ठीक है, दृश्य आयात और दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को व्यापार शेष या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। ठीक है, झील की उष्मा की अत्यधिक मात्रा में संयोजन को क्या कहते हैं? तो आंसर करेंगे झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहा जाता है? अच्छा सवाल है। तो झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहा जाता है? थर्मल पॉल्यूशन। पूछेगा कि झील में अगर बहुत ज़्यादा उष्मा है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? किस प्रकार का पॉल्यूशन होगा वहाँ पे? तो झील की उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहा जाता है? ताप प्रदूषण कहा जाता है, थर्मल पॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? वैसे देख के ही पता चल रहा है उष्मा की अत्यधिक मात्रा है तो थर्मल पॉल्यूशन होगा, है ना। लेकिन आप ये आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि झीलों में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को किस प्रकार का पॉल्यूशन कहा जाता है, तो झीलों में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को थर्मल पॉल्यूशन कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, झीलों में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को थर्मल पॉल्यूशन कहा जाता है, याद रखेंगे। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो आंसर करेंगे लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम होता है?
अच्छा सवाल है, आंसर कर सकते हैं, आंसर करेंगे। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रहा हो। ठीक है, तो पूछ रहा है, देखिए क्या वजन कम लगता है। ठीक है, वास्तविक वजन से कम कब लगता है? तो ऊपर जाएगा तो वजन तो थोड़ा भारी ही लगता है, गलत हो गया। जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही है, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रहा है, और जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रहा है। तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे आएगा तो वास्तविक वजन से कम वजन महसूस होता है ना, भारहीनता महसूस होने लगता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, सही आंसर होगा। ठीक है, तो जब मनुष्य, याद रखना है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। ठीक है, समझ में आया? और यहां से आपका एग्जाम में बहुत सारा सवाल बनता है, याद रखिएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति जो है उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी जब हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे तो हमारा भार जो होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट नीचे आती है तो लिफ्ट में जो व्यक्ति है उसका भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है, यानी मान लीजिए लिफ्ट में हम हैं और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? हमारा भार घटता हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह व्यक्ति जो है या जो पिंड है वो क्या क्या महसूस करेगा? भारहीनता महसूस करेगा, भार शून्य महसूस करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पूछा है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहेगा? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रहा हो। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला सवाल, एफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय। आंसर करेंगे, एफ्लाटॉक्सिन किससे बनते हैं? एफ्लाटॉक्सिन किससे बनते हैं? एफ्लाटॉक्सिन किससे बनता है? तो याद रखना है, एफ्लाटॉक्सिन जो है कवक से बनता है। किससे बनता है? फंजाई से बनता है। एफ्ला विष है, ये किससे बनता है? एफ्ला विष किससे बनता है? तो याद रखना है, कवक से बनता है, फंजाई से बनता है। एफ्लाटॉक्सिन कवक से बनते हैं, फंजाई से बनते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। याद रखिएगा, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक जो होता है हेटेरोट्रोपिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कवक आप जानते हैं कि सिम्बायोटिक प्रक्रिया को दर्शाता है, यानी आप जानते हैं कि सहजीवी संबंध दिखाता है कवक और लाइकेन। आपको पता होगा कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाता है, तो ये भी पूछता है। तो याद रखिएगा, कवक और शैवाल का जो संबंध होता है वो परस्पर सहजीवी होता है। कवक और शैवाल का संबंध जो होता है ये परस्पर सहजीवी होता है, सिम्बायोटिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और लाइकेन के अध्ययन को लाइकोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से याद रखना है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताएंगे? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। और पूछेगा अगर लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी याद रखिएगा, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ठीक है, अब यहां से क्या बनेगा? एफ्लाविस किससे बनता है? तो एफ्लाविस कवक से बनता है, याद रखिएगा। एफ्लाविस कवक से बनता है। अब कवक से क्या होता है? बहुत सारा फायदा भी होता है, कवक से कुछ नुकसान भी होता है। कवक से आप जानते हैं एंटीबायोटिक बनता है। आपको पता होगा विश्व का पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया था। तो याद रखना है कि विश्व का पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। एंटीबायोटिक किससे बनता है? तो कवक से कई प्रकार के एंटीबायोटिक बनते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया था, याद रखिएगा। तो बहुत सारा एंटीबायोटिक जो है कवक से बनता है, इसको आप याद रखिएगा। और कवक से बहुत सारा बीमारी भी होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में भी बहुत सारा बीमारी होता है कवक के कारण, और इंसानों में भी कवक से बहुत ज़्यादा बीमारी होता है। कवक के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है? तो आप जानते हैं कि रिंगवर्म यानी दाद किससे होता है? तो दाद जो होता है, रिंगवर्म जो होता है, ये कवक से होता है।
ठीक है। मेनिंजाइटिस किससे होता है? मेनिंजाइटिस ब्रेन को प्रभावित करता है, तो मेनिंजाइटिस भी याद रखना है कवक से होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेनिंजाइटिस कवक से होता है। दम्मा, दम्मा किससे होता है? तो दम्मा जो है ये भी कवक से होता है। ठीक है, तो कवक से बीमारी भी बहुत सारा होता है, मनुष्यों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी कवक से बहुत सारा बीमारी होता है। कवक से पेड़ पौधे में कौन सा बीमारी होता है? जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, आपसे पूछेगा रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किससे होता है? तो याद रखना है कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन कवक से होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन जो है कवक के कारण होता है। ठीक है, याद रखना है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन कवक के कारण होता है। और भी बहुत सारा है, जैसे विल्ट डिजीज ऑफ ग्राम, ये किससे होता है? कवक से होता है। ठीक है, फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल किससे होता है? कवक से होता है। तो याद रखिएगा कि कवक से मनुष्यों में भी बीमारी होता है, पेड़ पौधों में भी बीमारी होता है। और कौन कौन सा होता है ये आप याद रखिएगा। तो एफ्लाविस किससे बनता है? तो एफ्लाविस कवक से बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक होती है? आंसर करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया परजीवी का कौन सा अवस्था जो होता है वो संक्रामक होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर करेंगे, आंसर करिए कि मलेरिया परजीवी का कौन सा अवस्था जो होता है ये संक्रामक होता है। तो सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, स्पोरोजाइट, स्पोरोजोइट। याद रखिएगा कि मलेरिया परजीवी का स्पोरोजाइट अवस्था जो होता है ये बहुत ज़्यादा संक्रामक होता है। ठीक है, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक होती है? तो मलेरिया परजीवी का स्पोरोजाइट अवस्था जो होता है ये संक्रामक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अब आपको आंसर करना है मलेरिया किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। आपको पता है मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। पहले तो पूछेगा मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। फिर पूछेगा किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया जो है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है मलेरिया किसको प्रभावित करता है, तो आप जानते हैं मलेरिया बीमारी में क्या होता है, स्प्लीन जो है, स्प्लीन और तिल्ली, स्प्लीन या तिल्ली जो होता है, तिल्ली को स्प्लीन कहा जाता है, तिल्ली यानी स्प्लीन, ठीक है, तिल्ली यानी स्प्लीन और आरबीसी प्रभावित होता है। तो याद रखेंगे मलेरिया बीमारी में स्प्लीन और आरबीसी प्रभावित होता है, स्प्लीन और आरबीसी कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? तो मलेरिया बीमारी में आरबीसीज की संख्या कम हो जाती है, और आरबीसीज का संख्या कम हो जाएगा तो ब्लड का कमी हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है मलेरिया बीमारी में क्या होता है, स्प्लीन और आरबीसी प्रभावित होता है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, आरबीसी की संख्या कम होने के कारण ब्लड की कमी हो जाती है। तो याद रखना है मलेरिया बीमारी में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, और आपको पता है मलेरिया के लिए कौन कौन सा दवाई यूज़ किया जाता है, तो कुनैन आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, कुनैन जो है ये दवा है मलेरिया का। इसके अलावा पेलुड्रीन, पेलुड्रीन जो होता है ये भी किसका दवा है, तो पेलुड्रीन भी मलेरिया का दवा है। तो कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन, ये सब क्या है, मलेरिया का दवा है। तो याद रखना है मलेरिया का प्रमुख दवा है कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। और मलेरिया के बारे में किसने बताया था, मलेरिया परजीवी के बारे में? रोनाल्ड रॉस ने। तो याद रखिएगा रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी के बारे में बताया था। और मलेरिया परजीवी के बारे में किसने बताया, तो ये आपको याद रखना है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी के बारे में बताया था। ठीक है, तो मलेरिया परजीवी का कौन सा अवस्था जो होता है काफ़ी ज़्यादा संक्रामक होता है, तो याद रखना है मलेरिया परजीवी की स्पोरोजाइट अवस्था जो होता है ये संक्रामक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि और बच्चे, और क्लास को शेयर कर दें ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें। किसी भी समय अंतराल में शून्य के बराबर गति के लिए किस प्रकार की गति में परिवर्तन होता है? ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ मोशन इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताना है किसी भी समय में शून्य के बराबर गति के लिए किस प्रकार की गति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक रूप गति होगा, है ना। तो याद रखना है किसी भी समय अंतराल में शून्य के बराबर गति के लिए किस प्रकार की गति में परिवर्तन होता है, तो एक रूप गति आंसर होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है,
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम की जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है, यह आपको बताना है। तो आंसर करेंगे महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं मनुष्यों में 46 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है? मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम होता है। मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम होता है। याद रखना है, मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम होता है। मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम होता है। और आपसे पूछा है कि कौन सा महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम की जोड़ी को बताता है, तो आंसर होगा XX। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? महिलाओं में याद रखना है कि समान क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो महिलाओं में एक समान प्रकार का गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाया जाता है। महिलाओं में एक समान प्रकार का गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा। तो मनुष्य में 23 जोड़ा या 46 क्रोमोसोम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और महिलाओं में एक समान क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम कैसा होगा? तो एक समान होता है, याद रखना, एक समान होता है। ठीक है, एक समान प्रकार का होता है, यानी XX क्रोमोसोम होता है महिलाओं में, याद रखिएगा। और आपको पता है पुरुष का गुणसूत्र जो होता है संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। पूछता है एग्जाम में कि संतान में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, तो याद रखना है संतान में लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम एक समान होता है, XX होता है, याद रखिएगा। यानी क्या होता है महिलाओं में? याद रखना है 22 + X होगा, फिर 22 + X होगा। ठीक है, 22 + X होगा और 22 + X होगा। तो 22 और 22 44 हो गया, 44 हो गया, उसके बाद 2 आपका XX हो गया, तो टोटल 46 हो गया। 46 क्रोमोसोम, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो याद रखना है नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22 + X तथा 22 + X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्रमाकुचन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? आंसर करेंगे क्रमाकुंचन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? ठीक है, तो आंसर करेंगे, याद रखना यहां पे आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा? क्रमाकुंचन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल सही है आंसर। छोटी आंत गलत होगा, याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल। ठीक है, तो आहार नाल आपका सही आंसर होगा। क्रमाकुंचन कहाँ होता है, तो याद रखना है कि आहार नाल में होता है। आपका आंसर हो गया एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो बताइए कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा? भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ना? भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा है। तो आपका आंसर होगा कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो याद रखना है भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 239 से 242 तक है ये, अनुच्छेद 239 से 242। तो याद रखना है अनुच्छेद 239 से 242 तक भाग 8 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भाग 8 में है, अनुच्छेद 239 से 242 तक, याद रखिएगा। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है भाग 8। ठीक है, और भाग ये क्या है? भाग 6 है। भाग 6 आपको पता है, भाग 6 किससे जुड़ा है? राज्य से जुड़ा है भाग 6। भाग 6, ये तो भाग 7 है। भाग 7 किससे जुड़ा है? तो आपको पता होगा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, याद है ना? पूछेगा भाग 7 को क्या किया है? निरस्त। देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन डी सेम दे दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है और ये जो है सेम दिया है, तो ये दोनों चलिए एक जगह याद रखिएगा। इसको निरस्त कर दिया गया, याद रखना है भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है, निरस्त है, ये जो है निरस्त है, समझ में आया? और इसी के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल था? 238। तो आपसे पूछेगा कौन सा अनुच्छेद निरस्त है, तो याद रखना आर्टिकल 238 निरस्त किया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, याद रखिएगा भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया, और भाग 7 में ही था आर्टिकल 238 जो कि खत्म हो चुका है। ठीक है, पूछेगा कभी तो याद रखिएगा। और भाग 10 पूछेगा तो भाग 10 में क्या है? भाग 10 में क्या है बता दीजिएगा, भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है।
ठीक है, तो आपका आंसर होगा भाग 8। याद रखना है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया है, तो याद रखना है भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भाग 9 में पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख है, याद रखिएगा। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में पंचायती राज, याद रखिएगा। भाग 15 में निर्वाचन का, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, याद रखिएगा। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, ठीक है। भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है, भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेकेलाइट के संबंध में सही नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेकेलाइट के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बेकेलाइट उष्मा का कुचालक होता है, ये सही लिखा है कि बेकेलाइट उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह बिजली का कुचालक होता है, बिल्कुल सही, बेकेलाइट जो है बिजली का कुचालक होता है, बेकेलाइट बिजली का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसे गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही, बेकेलाइट जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो बेकेलाइट को गर्म करने पर मुलायम या नरम नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो एक बार में याद हो जाएगा। याद रखना है, पूछेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो याद रखना है बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट उष्मा का कुचालक होता है, सही है। बेकेलाइट बिजली का कुचालक होता है, सही है। बेकेलाइट को गर्म करके नरम नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे तीनों सही है। समझ में आया, ऑल सही है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, सभी सही है। समझ में आया, तो बेकेलाइट उष्मा का कुचालक होता है, बेकेलाइट बिजली का कुचालक होता है, बेकेलाइट को गर्म करके नरम नहीं बनाया जा सकता है, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है, ठीक है। तो यहां पे आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है, आपको बताना है इनमें से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है, ठीक है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हायर अथॉरिटी कौन है, आपको बताना है, ठीक है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट का उच्चतर प्राधिकारी कौन है, तो याद रखना है आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिवेन्यू सेक्रेटरी, राजस्व सचिव। राजस्व सचिव जो होते हैं वो राजस्व विभाग के उच्चतर प्राधिकारी होते हैं, तो याद रखिएगा राजस्व सचिव राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे, यानी पहला परमवीर चक्र सम्मान किनको मिला था, आपको बताना है पहला परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। तो पहले परमवीर चक्र विजेता महान व्यक्ति कौन है, आपको बताना है पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है। तो आप जानते होंगे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो याद रखना है मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र विजेता हैं, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा, याद रखेंगे। अगला सवाल, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो आंसर करेंगे नेम ऑफ द कंट्री विथ विच इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट टू सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन अक्टूबर 2019। तो भारत जो है दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए MOI पर किसके साथ समझौता किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, श्रीलंका। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। तो भारत ने श्रीलंका के साथ वर्ष 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज क्लास को एक बार लाइक कर दें और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देंगे। अगला सवाल, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स इन द इकोनॉमी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, सॉरी बिफोर डिमोनेटाइजेशन, मतलब डिमोनेटाइजेशन से पहले का पूछा है, तो बिफोर डिमोनेटाइजेशन। तो आंसर करेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स इन द इकोनॉमी बिफोर डिमोनेटाइजेशन। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, 17,165 मिलियन, ठीक है। तो नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपयों के नोटों की संख्या कितनी थी, 17,165 बिलियन। किस्मत खराब रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वैसे बहुत कम ही चांस है कि पूछेगा ये क्वेश्चन, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल,
मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर करेंगे मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखना है 4 वर्ष। ठीक है, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 साल। याद रखिएगा मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल 4 साल होता है। 10 दिसंबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिए। इतना ही सवाल था, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है क्लास करने में, तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।